जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम अपने नए YouTube चैनल रोहित अध्ययन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि अपना यह नया एजुकेशनल चैनल है और अपने इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर के 12th तक की सभी विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। फिलहाल अपने इस चैनल पे क्लास 10th बिहार बोर्ड के आर्ट्स के सिलेबस को सब्जेक्ट को हमने शुरू किया है और क्लास 10th के बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के जो सिलेबस है, आर्ट्स के जो सिलेबस है, उसमें हम हिस्ट्री को देख रहे हैं। हिस्ट्री इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग आरंभ किए हुए हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद के कई सारी कक्षाएं इससे पहले की वीडियोस में आ चुकी है, तो आप लोग जरूर उस सभी वीडियो को देख लें क्योंकि यह अब जर्मनी के एकीकरण के तरफ चल चुका है। पिछले क्लास में राष्ट्रवाद किस प्रकार से चले और इटली में एकीकरण के लिए कौन कौन सी परेशानियां आई वो सब हो चुका है। तो आज के अपने नए टॉपिक में हम लोग इटली के एकीकरण के बाद जर्मनी के एकीकरण को देखने वाले हैं और अपने इसी वीडियो में आज फिर से हम एक चीज का अनाउंस करने वाले हैं, आप लोग को घोषणा जारी करने वाले हैं कि अपने इस चैनल पे कंपटीशन के लिए भी क्लासें उपलब्ध करवाई जाएंगी। क्लास 10th और 11th 12th के बाद बच्चे हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि कौन सा फील्ड चुने, कौन सी लाइन उनके लिए बेहतर होगी और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से उनको सबसे पहले कौन सी नौकरी की तरफ मूव करना चाहिए, इसके लिए भी क्लासें लॉन्च की जाएगी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपको कंपटीशन का जो बैच है उसके लिए जीके जीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस जीके जीएस की क्लास को लाया जाए और जीके जीएस की क्लास आपको इस चैनल पे अगले कुछ दिनों के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपको दे दी गई। रोहित अध्ययन के इस चैनल पे आज हम जर्मनी के एकीकरण को लेकर के आगे चलेंगे। जर्मनी के एकीकरण का जो कार्यभार था वह इटली के एकीकरण के साथ ही आरंभ हो चुका था। इटली के एकीकरण के साथ ही जर्मनी का एकीकरण भी आरंभ हो चुका था। चूंकि वो 1789 ईस्वी का जो समय था, 1789 ईस्वी का समय, और वो समय था राष्ट्रवाद के जागृति का, राष्ट्रवाद के जागृति का। और राष्ट्रवाद के जागरण में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया उसको हम लोग जानते हैं और वह नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जिन्होंने फ्रांस में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबलता के साथ आगे बढ़ाया और पेपर में छपवा करके राजनयिक व्यवस्थाओं को, राजकार्य की व्यवस्थाओं को आम जनमानस का पार्ट्स बना दिया। उसी हवा से यूरोप के अन्य सभी देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं फैलती चले गए और एक देश के बाद एक देश, एक देश के बाद एक देश राष्ट्रवाद के व्यवस्था को अपनाते चले गया। जर्मनी के एकीकरण का भी प्रभाव कुछ उस प्रकार से ही फैला रहा। एकीकरण का सीधा मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो टुकड़े टुकड़े में विभक्त प्रांत हैं उन सभी प्रांतों का एक संगठित स्वरूप, उन सभी प्रांतों का एक संगठित रूप और उस सभी संगठित रूप मिलकर के, सभी संगठित प्रांत मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करे, वही एकीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। विभिन्न प्रांतों का एक संगठनात्मक अस्तित्व एकीकरण के रूप को दर्शाने का काम करता है। जर्मनी पूर्व में, मध्यकाल में 800 ईस्वी के करीब में एक संगठित प्रांत होकर के पूरा देश में विख्यात था। उस समय उस संगठन का सालेमा के नाम के एक शासक के द्वारा, सालेमा नामक एक शासक के द्वारा उस पूरे जर्मनी पर नियंत्रण किया जाता था। संगठनात्मक रूप से पूरे जर्मनी पर, एकीकृत जर्मनी पर शासन किया जाता था। लेकिन विभिन्न समयों के कालखंडों के बदलने के क्रम के बाद लगभग 300 टुकड़ियों में यह आधुनिक काल आते आते बट गया। 300 टुकड़ियों में जर्मनी बट गया आधुनिक काल आते आते।
अब इस आधुनिक काल आते आते जो 300 टुकड़े में बटे, इन 300 टुकड़ों में बटने का जो रीजन था उसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे शामिल थे। इन सभी के वजह से धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी को मुद्दों से आधुनिक काल आते आते जर्मनी 300 टुकड़ों में बट गया। अब ये जो बातें हमने लिखा, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इस राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दा का सीधा मतलब यह होता है कि देश में चल रहे वर्तमान शासन व्यवस्था और उसके मानने वाले और न मानने वाले के बीच जो विभिन्नता और विविधता उत्पन्न होती है वही राजनीतिक परिस्थिति कहलाती है। शासन के खिलाफ बोलना, शासन के सपोर्ट में बोलना, ये सब राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक देश में कुछ मानने वाले, कुछ न मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। वर्तमान भारत में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष का टकराव होता है। कभी भी ये दोनों एक मुद्दे पर एक साथ नहीं आ सकते और ये पॉलिटिक्स के चक्कर में देश के कई सारे प्रांतों को कष्ट भी सहना पड़ता है। देश के कई सारे राज्यों को इसका मार झेलना पड़ता है। वर्तमान समय बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है। अभी देश में, एक देश से दूसरे देश में जो युद्ध की व्यवस्थाएं हैं वो भी दुनिया को बहुत ज्यादा ही प्रभावित कर रही है। अब धार्मिक मुद्दा क्या होता है? धार्मिक मुद्दा का सीधा मतलब होता है कि आप जिस देश में या जिस क्षेत्र में या जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में धर्म की विधि व्यवस्था को किस प्रकार से आप मानते हैं। कहीं पे हिंदू कम्युनिटी का सबसे ज्यादा संख्या रहता है, जनसंख्या रहता है, कहीं पे इस्लामिक जनसंख्या ज्यादा रहता है, कहीं पे ईसाई जनसंख्या ज्यादा रहता है। अब इन सभी में जब शासन का चुनाव होता है तो हर धर्म के लोग, हर जाति के मजहब के लोग चाहते हैं कि उनका ही व्यक्ति शासन के क्रम में आए, उनका ही व्यक्ति शासन को चलाने का काम करे और यही एक दूसरे में विविधता और विषमता उत्पन्न करता है। और जब धार्मिक विधि व्यवस्था से शासन को चुना जाता है तब उसकी योग्यता, उसके जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल माइंडसेट, इन सभी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है, उन सभी को छोड़ दिया जाता है और उस समय केवल और केवल अपने धर्म के बातों को, धर्म के विचारों को लेकर के आगे शासन को चुनने का काम किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं विविधता उत्पन्न करती है और देश को बांटने का काम किया जाता है। अब अगला बात है सांस्कृतिक मुद्दा। अब सांस्कृतिक मुद्दे के तौर पे जर्मनी विभिन्न प्रकार के प्रांतों में जो बटे और जर्मनी विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं में बटा, इसमें सांस्कृतिक विविधता का मतलब होता है कि हम जिस परंपरा के साथ चलते आ रहे हैं, हमारी जो परंपरा है उस परंपरा से भिन्न हो जाना। जैसे अपने लोग की संस्कृति क्या है? हिंदू संस्कृति विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानना, पूजा पाठ करना, आचार विचार, गुरुकुल की व्यवस्था, ये सब। और वहीं पे पाश्चात्य सभ्यता अलग है। हम लोग के यहाँ शादी विवाह की भी व्यवस्था अलग होती है। आप पाश्चात्य देशों में जाइए, वहां की शादी विधि व्यवस्था के अलग। हम लोग मंदिर को मानने वाले लोग होते हैं और पूरे शास्त्रगत विधि व्यवस्था के साथ हम लोग अपने जीवन में नए नए अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो जन्म का हो, चाहे वह जनेऊ जिसको कहते हैं ब्राह्मण सभ्यता और हिंदू सभ्यता में जनेऊ जिसको बोला जाता है, उस प्रकार से पाश्चात्य देशों में आप लोग देखिएगा चर्च को मानने वाले लोग होते। तो ये सब सांस्कृतिक विधि व्यवस्था है और ये सभी विविधता के कारण ही देश कई सारे टुकड़ों में बंटते चले जाते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अब इन सभी टुकड़ों में जर्मनी जो इन सभी का टुकड़ा था, अब इन सभी टुकड़ों में एक राज्य प्रसा, प्रांत जिसको बोलते हैं, एक प्रांत प्रसा काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उन सभी में प्रसा सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। जैसे ही जर्मनी में कहीं भी एकीकरण की भावना या राष्ट्रवाद की भावना आगे पनपने का कोशिश होता या पनपने का थोड़ा सा भी चिंगारी सुलगती, वहां पे ऑस्ट्रिया और फ्रांस के द्वारा उसको दबा दिया जाता, ऑस्ट्रिया और प्रसा के द्वारा उसको दबा दिया जाता था। जर्मनी के कुछ प्रांतों को अंततः नेपोलियन 1806 ईस्वी में जीतता है, विजय प्राप्त करता है
1806 ईस्वी में, और विजय प्राप्त करके उसे एक संगठित स्वरूप में व्यवस्थित करने का कुछ प्रांतों को प्रयास करता है और इसी वजह से जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। ये बीएसईबी का, बिहार बोर्ड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज्य संघ का निर्माण जो करने का काम किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। और अब धीरे धीरे राष्ट्रवादी माइंडसेट, राष्ट्रवादी मानसिकता, राष्ट्रवादी सोच जर्मनी के अन्य प्रांतों में फैलते चला गया। जब अब चिंगारी सुलग चुकी है तो अब आग लगने की बाकी है, ढेर लगने की बाकी है। अब उसमें थोड़ी सी हवा की जरूरत, और यह हवा देने का काम जर्मन विचारक हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडर्ट जैसे व्यक्तियों ने किया। मार्कर गिर गया दोस्तों। जर्मन विचारक हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडर्ट जैसे व्यक्तियों के द्वारा उस जर्मनी एकीकरण को हवा दिया गया, उसको मजबूती प्रदान किया गया। इस दौरान अंडर्ट ने अपनी कविता लेखन के माध्यम से देशभक्ति जगाने का प्रयास देश में शुरू कर दिया। देशभक्ति जगाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जो लोग जिस भी फील्ड में थे वो लोग अपने अपने फील्ड का, अपने अपने व्यवसाय का प्रयोग करके जर्मनी के राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबलता प्रदान करने का काम करता था। अंडर्ट की ही भांति कुछ और जो विश्लेषक थे जैसे कि हेडनबर्ग एंड नोवोलिस, इन दोनों व्यक्तियों ने गौरव में अतीत को सामने रखने का प्रयास किया। जनता के सामने इनके गौरव में अतीत को रखने का प्रयास किया, गौरव इतिहास को। जिस प्रकार से अपने भारत में कहा जाता है ना कि हम राणा के वंशज है, यहां सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी वीर सेनानी जन्म लिए, हम लोग उनके वंशज है, तो हमारे रगों में, खून में गर्मी उबाल कैसे नहीं आ सकती है। बिल्कुल उन कहानियों को सुना करके जैसे कि अपने लोग का भी पूरे शरीर गर्म जोश से भर जाता है और देश की क्रांति के लिए, देश के हित के लिए हम लोग खड़े उठते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हेडनबर्ग, नोवोलिस, इन सभी व्यक्तियों ने, अंडर्ट जैसे व्यक्तियों ने जर्मनी को जागरूक करने का पूरी तरह से प्रयास किया, जर्मनी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस क्रम में शिक्षक और विद्यार्थियों ने भी पीछे नहीं हटा। शिक्षक एंड विद्यार्थियों ने भी इस क्रम में पीछे नहीं हटा और इसने ब्रूसेनसेफ्ट नामक एक संगठन का निर्माण करके जर्मन एकीकरण में अपना योगदान देने का कार्य किया। ब्रूसेनसेफ्ट, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकता है, बीएसईबी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा गया ब्रूसेनसेफ्ट संगठन का निर्माण किसने किया था, तो शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर के जर्मनी के एकीकरण में बल प्रदान किया था, आगे दिया, साथ दिया था। और अब इस तरह से जब आगे बढ़ते गए, और एक और क्वेश्चन यहां पे आता है कि इन सभी आंदोलन की व्यवस्थाओं, शिक्षकों के द्वारा, ये कवि के द्वारा जो आगे आंदोलन की व्यवस्था बढ़ रही थी, विधि व्यवस्था, इन सभी में आंदोलन का एक जो क्रांतिकारी केंद्र था, आंदोलन केंद्र था, वह येना विश्वविद्यालय था। इसको हर हाल में याद रखिएगा, येना विश्वविद्यालय। यह जर्मनी के एकीकरण में, येना विश्वविद्यालय जर्मनी के एकीकरण में आंदोलन की जो केंद्र थी, आंदोलन का केंद्र, या येना विश्वविद्यालय को बनाया गया।
और इस तरह से आगे की तरफ जर्मनी के एकीकरण का कार्य आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा था। आपको क्या लगता है कि जर्मनी का एकीकरण इसके आगे इस तरह से स्मूथली बढ़ते जा रहा था? तो बिल्कुल भी नहीं। अभी अब जस्ट मेटरनिक का एंट्री होने वाला है। अभी और जस्ट जर्मनी में मेटरनिक का एंट्री हो गया है और उसने अपने इस नियम का, अब मेटरनिक ने जर्मनी के एकीकरण को रोकने के लिए कार्लसवाद का आदेश पारित करता है। कार्लसवाद का आदेश, कार्लसवाद का आदेश जारी करता है और उस राष्ट्रवादी भावना जहां से उठ रहा था उस सभी संगठन को दमन कर दिया जाता है, उसको बिठा दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है। इस मेटरनिक का साथ देने वाला उसका एक और प्रांत था, प्रसा। प्रसा और मेटरनिक मिलकर के जैसे ही जर्मनी में एकीकरण की भावना आगे की तरफ प्रस्फुटित होती, आगे की तरफ बढ़ती, ये दोनों मिलकर के उसको दबा देने का काम करते थे, उसको ठंडा कर देने का काम करते थे। इन सभी आंदोलनों में विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा भी योगदान दिया गया। इनमें एक जाल्वेरिन नामक संस्था, जाल्वेरिन नामक एक संस्था का गठन किया जो वहां के व्यापारियों ने की थी, जो वहां के व्यापारियों ने किया था। यह एक प्रकार से आर्थिक संगठन था जो क्रांति लड़ने में, जर्मनी के एकीकरण में मदद प्रदान करने वाला था और इस प्रकार से आगे की तरफ जर्मनी का एकीकरण बढ़ते चला गया। अब जर्मनी के एकीकरण में जो प्रभाव था वो धीरे धीरे 1830 के क्रांति का भी प्रभाव झलक रहा था। 1830 की क्रांति का भी प्रभाव आ रहा था। एक बार फिर से हम आपको बताने वाले थे कि अगर इन सभी पॉइंटों को आप लोगों ने नहीं लिखा है तो आप जरूर लिखते चलिएगा, एक क्लास नोट्स है। और मैं फिर से आपको बताने का काम कर रहा हूं कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ये चैप्टर खत्म होते ही सभी प्रकार के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो बीच से बनते हैं वे सभी और खुद ऑब्जेक्टिव लिखाने का काम करेंगे, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं। और आइए चलते हैं हम एक बार फिर से अपने मुद्दे की तरफ। जर्मनी में इन तरह का संगठन आगे की तरफ बढ़ रहा था। 1830 के क्रांति का भी प्रभाव जर्मनी में अच्छा खासा देखने को मिला था। जो फ्रांस में क्रांति उठी थी उस क्रांति का भी प्रभाव यहां पे देखने को मिला था और इस तरह से जर्मनी में आगे की तरफ रफ्तार बढ़ते जा रही थी। अब धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसे प्रांत थे जैसे कि सक्सेनी और हनोवर, कुछ ऐसे प्रांत थे जैसे सक्सेनी और हनोवर। ये दो ऐसे प्रांत थे जहां पे राष्ट्रवाद या कहें तो लोकतंत्र के तरफ विचार आगे की तरफ वहां की जनता बढ़ाना शुरू किया, लेकिन ऑस्ट्रिया और प्रसा के द्वारा इसको ठंडा कर दिया गया। अब बात आती है 1848 ईस्वी की। 1848 ईस्वी में फिर से आगे की तरफ रफ्तार बढ़ते चले जाती है और एक चीज होता है कि जब एक बार विचार आगे की तरफ बढ़ गई, एक बार राष्ट्रवाद की भावना आगे की तरफ मन में आ गया तो अब वो रुकने वाली नहीं, अब वो रुकने वाली कतई नहीं। अब इन दो प्रांतों से धीरे धीरे अन्य सभी प्रांतों में आना शुरू हो गया। अब प्रसा को यह देखना था जैसे ही कहीं भी लोकतंत्र की अथवा राष्ट्रवादी भावना उठता तो प्रसा जाकर के वहां पे हस्तक्षेप किया करता था। प्रसा के बिना यह पूरा लोकतंत्र एकत्रित नहीं हो सकता, लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था या राष्ट्रवादी विधि व्यवस्था यहां स्थापित नहीं हो सकता था। इसलिए जर्मनी में प्रसा के जो शासक थे उस समय फ्रेडरिक विलियम, और उस समय 1848 ईस्वी के बाद 1848 ईस्वी में चूंकि उस समय क्रांति उठी थी फ्रांस में और 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति उठते ही
मेटरनिक युग का खात्मा हो चुका था। इस चीज की चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर रखा है। मेटरनिक युग का अंत 1848 ईस्वी के क्रम में मेटरनिक युग का अंत हो जाता है। अब सभी प्रांत ने प्रसा को अपना नेतृत्वकर्ता मान करके प्रसा को आगे बढ़ाने का काम किया और उसके चांसलर फ्रेडरिक विलियम इसको उस सभी का नेतृत्वकर्ता मान लिया जाता है और जर्मनी के एकीकरण का कार्य उस पर सौंप दिया जाता है। लेकिन फ्रेडरिक विलियम पूरी तरह से रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था, अर्थात पुरातन व्यवस्था की सोच वाला व्यक्ति था। वो जनता के सरोकारिता से उसको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाती है। यह कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन उस तरह से जनता को राष्ट्रवादी प्रवृत्ति थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ाता है। और फिर इसका भाई जो कि एक उदारवादी था, वो विलियम, उसका नाम था विलियम, केवल विलियम नाम था। फिर उस विलियम ने आगे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है और जर्मनी के एकीकरण के लिए अग्रसर होता है। अब विलियम को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो देश में संगठित व्यवस्था चलाने में सक्षम हो, कायम हो, राष्ट्रवाद की भावना पूरे दुनिया में फैलाने में कायम हो। और इस तरह से एक व्यक्ति विलियम को मिला और उसका नाम था बिस्मार्क, और उसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क। और तब बिस्मार्क को बुलाया जाता है। वह एक महान कूटनीतिज्ञ था और जर्मन संसद में जो उसका नाम था डाइट नाम था उस समय उसको। अभी जर्मनी के संसद का नाम बुंडेस्टैग उस समय डाइट बोला जाता था। प्रसा प्रतिनिधित्व किया करता था, प्रतिनिधि था डाइट में प्रसा का। उसको बुलाता है और जर्मनी के एकीकरण का कार्य उसके कंधे सौंप देता है विलियम के द्वारा। तो अगली कक्षा में हम लोग चलेंगे विलियम के बारे में। अब ये जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार हो चुका है। अगले दिन खत्म कर देंगे ये पूरा चैप्टर को। जैसे ही जर्मनी का एकीकरण खत्म होता है वैसे ही हम लोग इस चैप्टर के खत्म की ओर, लास्टिंग की ओर चल देंगे और पूरी क्वेश्चन को एक तरह से लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस को करने का अपने चैनल पे काम करेंगे। एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप जरूर अपनी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की तरफ शेयर कीजिए। और कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस चैनल से आपको वन शॉट नहीं, टोटली पूरी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ाया जाएगा। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। और एक बार फिर से बता रहे हैं कि अपने इस चैनल पे कंपटीशन की क्लासेस जल्द ही लॉन्च होने वाली है। जय हिंद।